अगर हमारी ज़िंदगी से खुशी, गुस्सा, प्यार, दुःख, तकलीफ़ ये सब गायब कर दिया जाए, तो क्या आपकी ज़िंदगी में कुछ बचेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे इमोशंस ही होते हैं जो हमें किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेट करते हैं और आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस बुक की हिंदी ऑडियो समरी एक्सप्लेन करूंगी। ये बुक डैनियल गोलमैन के द्वारा लिखी गई है। मैं वीडियो को आगे शुरू करूं इससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मेरा अगला वीडियो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। हमारी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते ही रहते हैं और इन उतार-चढ़ावों में कभी-कभी हम अपने इमोशंस पर से कंट्रोल खो बैठते हैं और कभी-कभी गलत एक्शंस भी ले लेते हैं। लेखक हमें ऐसी ही स्थितियों में सही तरह से रिएक्ट करने के बारे में समझाएँगे। इस किताब में हम जानेंगे कि आखिर हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करके उन्हें अपनी सफलता के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, सबके इमोशनल बिहेवियर्स अलग-अलग होते हैं। कुछ लोगों को छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, जिससे वो सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और कुछ लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें अपने इमोशंस को अपनी सफलता के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आपको भी अपने इमोशंस को सही तरीके से यूज़ करना आ जाए, तो आपको सफलता तक पहुँचने में कोई नहीं रोक सकता। हमारे इमोशंस बहुत पावरफुल टूल होते हैं, लेकिन कई सारे लोगों को इन टूल्स का इस्तेमाल करना नहीं आता और जो दूसरी तरह के लोग होते हैं, वो इन्हें इस्तेमाल करना अच्छी तरह से जानते हैं और दूसरों को मैनिपुलेट करने से भी नहीं रुकते। दूसरों से अपना काम कैसे निकलवाना है, इन्हें अच्छे से पता होता है। ऐसे लोगों से हालाँकि थोड़ा बचकर रहना चाहिए। क्या आपको पता है कि हमारा इमोशनल माइंड कैसे डेवलप हुआ और थिंकिंग ब्रेन और इमोशनल ब्रेन में से कौन-सा ब्रेन सबसे पहले डेवलप हुआ? अब ये बताइए कि कोई भी इंसान जो क्रिमिनल माइंडसेट का होता है, वो क्राइम क्यों करता है? या यूँ कहें कि कोई क्रिमिनल क्यों बनता है? सीधी-सी बात है, क्रिमिनल्स पैदा नहीं होते, बल्कि उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएँ होती हैं जो उसे ऐसा बना देती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या किसी क्राइम को करते समय उनके दिमाग में ये नहीं आता कि वो गलत कर रहे हैं, उसका अंजाम गलत होगा और बाद में उनको ही सज़ा भुगतनी पड़ेगी? इसमें इमोशंस का रोल होता है। जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस में कमी रह जाती है, उनको जीवन में कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेखक लिखते हैं, हमारे इमोशंस हमें टफ़ सिचुएशंस का सामना करने में मदद करते हैं और हमें आने वाली मुश्किलों से डील करने के लिए तैयार करते हैं। जैसे-जैसे ह्यूमन्स का इवोल्यूशन होता आया है, इमोशंस का रोल्स भी बढ़ता गया है। क्या आप जानते हैं कि किसी भी रिश्ते को सही तरीके से निभाने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। आगे हम जानेंगे कि कैसे रिश्तों को टूटने से हम बचा सकते हैं और उन्हें कैसे ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। जब भी आप कोई डिसीज़न लेते हैं, तो आप किन-किन बातों का ध्यान रखते हैं? आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है और आप उसके रिज़ल्ट्स के बारे में पहले से ही सोचने लग जाते हैं या उसकी चिंता करने लग जाते हैं। आपको पता है हमारी फीलिंग्स का हमारे डिसीज़न्स पर कितना असर पड़ता है और जब भी हम कुछ निर्णय करते हैं, तो हम उससे जुड़े हुए लोगों की और अपनी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हैं। हमारे 2 तरह के ब्रेन्स होते हैं। जो इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और उनकी वजह से ही हमारे इमोशंस पैदा होते हैं। लेखक हमें ये बताते हैं कि समय के साथ-साथ कैसे ह्यूमन ब्रेन डेवलप हुआ और कैसे फीलिंग्स और इमोशंस हमारी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा बनता चला गया। अब ह्यूमन्स की बात हो, वहाँ इमोशंस ना हो, ऐसा नामुमकिन है।
हमें लोगों के साथ इमोशंस का ख़ास ध्यान रखकर ही कोई काम करना पड़ता है। अगर हम ऐसा ना करें, तो हमारे जीवन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि हम खुद को एक इमोशनली स्टेबल इंसान कैसे बनाएँ? और सिचुएशन जैसी भी हो, अपने इमोशंस का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें? हम अपने रिश्तों को और भी ज़्यादा बेटर कैसे बनाएँ, जिससे कि उनमें अंडरस्टैंडिंग बढ़े? इमोशंस हम सभी ने कभी न कभी सुना या देखा होगा कि किसी इंसान के सामने अचानक कोई मुसीबत आ जाती है, तो वो उस मुसीबत से बचने के लिए या किसी को बचाने के लिए कोई ऐसा काम कर जाता है, जो एक नॉर्मल सिचुएशन में हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसे हम हीरोइक एक्ट कहने लगते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इमरजेंसी सिचुएशन हमसे वो करा सकती है, जो हम किसी नॉर्मल स्थिति में करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो आइए आगे जानते हैं कि कैसे हमारे अंदर के इमोशंस हम में से कैसे ये काम करवा सकते हैं, जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। अपनी इस किताब में डेनियल गोलमैन हमें इमोशंस के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं और इमोशंस कैसे काम करते हैं और ह्यूमन्स का नेचर कैसे डेवलप होता है अपने इमोशंस की वजह से। लेखक बताते हैं कि हम ह्यूमन्स का नेचर है कि हम इमोशंस की पावर को इग्नोर करते हैं, क्योंकि आदमी जो एक थिंकिंग स्पीशीज़ है, ये एक इंटेलिजेंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है अपने इमोशंस को, क्योंकि अभी तक कई लोग इमोशंस की ताकत को नहीं समझ पाए हैं। हमारे इमोशंस ही हमें ज़िंदा रखते हैं और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। फीलिंग्स ही हमें एक-दूसरे से कनेक्ट करने में हेल्प करती है। हमारे इमोशंस हमारे थॉट्स और बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं और हमारे डिसीजन मेकिंग में भी असर डालते हैं। लेखक बताते हैं जैसे-जैसे ह्यूमन बीइंग इवॉल्व होते गए, वैसे-वैसे इमोशंस जीवन का एक सेंट्रल पार्ट बनता चला गया। अब हम कैसी भी सेंसिटिव और इमरजेंसी सिचुएशन हमारे सामने जब भी आती है, तो ऐसे ज़रूरी समय में हमारा दिल कुछ ओवरटेक कर लेता है। हमारे इमोशंस हमें ऐसी सिचुएशन में गाइड करने का काम करते हैं। जब भी हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आती है, हमारे इमोशंस हमें उससे डील करने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे जब हम गुस्से या खतरे में होते हैं, तब हमारा ब्लड फ्लो हमारे हाथों में ज़्यादा होने लगता है, ताकि हमें किसी भी हथियार को पकड़ने में आसानी हो। धड़कनें बढ़ने लगती हैं और बॉडी में एड्रेनलाइन जैसे हॉर्मोन्स निकलने लगते हैं, जो ऐसी सिचुएशन में ताकत और हिम्मत के साथ एक्शन लेने में मदद करते हैं। और जब हम डरे हुए होते हैं, तो हमारे पैरों में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिससे कि हम खतरे से दूर भाग सकें और खुद को बचा सकें। और जब हम बहुत खुश होते हैं, तब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल निकलते हैं, जो कि स्ट्रेस को कम करके हमें और अच्छा महसूस करवाते हैं और कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करते हैं। ये सारे इमोशंस समय के साथ-साथ हमारे सर्वाइवल में काफ़ी मददगार साबित हुए हैं और आज भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने कि पहले थे। अपने इमोशंस को कभी भी दबाना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें ऑब्ज़र्व करके और एक्सेप्ट करके सही रिस्पॉन्स देना चाहिए। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इमोशंस को दबाना और जो फ़ील हो रहा है, उसे ना बताना ही इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। लेकिन ये तो उल्टा आपको नुकसान पहुँचा सकता है। कभी भी अपने इमोशंस को दबाएँ नहीं। सिर्फ़ कैसा रिस्पॉन्स और कितना रिस्पॉन्स देना है, इस पर ध्यान दें। आइए बात करते हैं इमोशनल और रैशनल माइंड्स के बारे में। गोलमैन लिखते हैं कि हमारे 2 तरह के माइंड्स होते हैं, एक इमोशनल माइंड जो फ़ील करता है, दूसरा रैशनल माइंड जो सोचता है। रैशनल माइंड हमें लॉजिक्स देता है और किसी भी सिचुएशन के हर फ़ेज़ को सोचने के लिए इंस्पायर करता है और अवेयर रखता है।
हमारा इमोशनल माइंड हमें इम्पल्सिव निर्णय लेने की कैपेसिटी देता है। ये लॉजिकल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर अचानक से आई स्थिति में हमारा इमोशनल माइंड ही सारे निर्णय लेता है। और जब जब स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात आती है, तब तब हमारा इमोशनल माइंड रैशनल माइंड पर हावी होने लगता है और अपने हिसाब से सारे डिसीजन लेने लगता है। इमोशनल माइंड काफ़ी ताकतवर होता है और हमसे वो काम भी करवा सकता है जो हम नॉर्मली सोच भी नहीं सकते। और आपने दिल और दिमाग की लड़ाई के बारे में तो सुना ही होगा। ये भी कुछ ऐसा ही है। दिमाग लॉजिक पर काम करता है और हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूँढने की कोशिश करता है। और दिल को, यानी कि हमारे इमोशंस को, किसी भी लॉजिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मैजिक पर काम करता है और इम्पॉसिबल को कभी-कभी पॉसिबल बना देता है। एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए हमारे दोनों ही माइंड्स का सही तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है और एक बैलेंस बना रहना चाहिए। आपको क्या लगता है, ह्यूमन एवोल्यूशन में कौन सा ब्रेन पहले इवॉल्व हुआ, थिंकिंग ब्रेन या इमोशनल ब्रेन? आप हैरान हो जाएंगे ये सुनकर कि हमारे इमोशनल ब्रेन से ही हमारा थिंकिंग ब्रेन डेवलप हुआ है। इसका मतलब ये कि इमोशनल ब्रेन पहले इवॉल्व हुआ, इसी वजह से ज़्यादा पावरफुल है और थिंकिंग ब्रेन को डोमिनेट भी करता है। थिंकिंग ब्रेन हमारे न्यूरोकॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है और हमारे ब्रेन में लिम्बिक सिस्टम होता है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। होमोसेपियन स्पीशीज यानी कि ह्यूमन के ब्रेन का न्यूरोकॉर्टेक्स पार्ट बाकी की सारी स्पीशीज से काफ़ी ज़्यादा डेवलप और बड़ा होता है। न्यू कॉर्टेक्स हमारा सीड ऑफ थॉट होता है, यानी कि हमारे जो विचारों का जो बीज है उसे न्यूरोकॉर्टेक्स कहा जाता है। ये हमें सोचने के लिए मोटिवेट करता है और किसी भी सिग्नल को प्रोसेस करके एक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। लिम्बिक सिस्टम कई सारे स्ट्रक्चर्स से मिलकर बना होता है और हमें अच्छा फील करवाता है। जो मदर चाइल्ड बॉन्ड होता है वो न्यू कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम के कनेक्शन की वजह से ही होता है। और जिन स्पीशीज़ में ये स्ट्रक्चर्स मिसिंग होते हैं उनमें कोई मदर चाइल्ड बॉन्ड नहीं होता, जैसे कि रेप्टाइल्स। आगे जानते हैं इमोशनल ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हुआ और जानेंगे इमोशनल मेमोरी कहाँ और कैसे काम कर सकती है। इमोशंस के पीछे कई सारे रीजंस होते हैं। हमें थॉट्स और इमोशन दोनों को कैसे बैलेंस करना है, आइए जानते हैं। जब भी कोई इंसान किसी भी तरह का क्राइम कर देता है, तब उसके बाद जब उसे क्राइम के लिए सज़ा मिलती है, तब वो अपने किए हुए एक्शंस पर पछताता है। ऐसे इमोशनल एक्सप्लोजन को ऑथर न्यूरो हाईजैकिंग कहते हैं। जब ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है जिसमें कोई अपराध किया जा रहा हो, तो इस इंसान को पता नहीं चलता कि आखिर वो क्या कर रहा है। और इसी कंडीशन को, जब उसे ये पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, न्यूरो हाईजैकिंग कहते हैं। यही न्यूरो हाईजैकिंग की पहचान है। इसका जन्म ब्रेन के एक स्ट्रक्चर अमिगडाला पार्ट में होता है। लेकिन सारे के सारे लिम्बिक हाईजैकिंग गलत नहीं होते। एमिगडाला हमारे ब्रेन में बादाम के आकार का स्ट्रक्चर होता है और ये जोड़ों में रहता है, यानी कि पेयर्स में रहता है। ह्यूमंस का एमिगडाला बाकी के प्रीमेट्स के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है और हमारे इमोशंस को हैंडल करता है। अगर किसी का अमिगडाला मिसिंग है तो उसे किसी भी स्थिति में कोई भी इमोशंस जो हैं वो फील नहीं होंगे। इस कंडीशन को अफेक्टिव ब्लाइंडनेस कहा जाता है। लेखक आगे बताते हैं कि एक बार एक सर्जरी के दौरान एक इंसान का अमिगडाला निकालना पड़ा और उसके इमोशन जैसे मर गए हों उसके बाद। उसका लोगों में इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका था और उसे दूसरों की फीलिंग्स की भी कोई परवाह नहीं थी। उसे बातचीत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, लेकिन उसने अपने घरवालों, दोस्तों को पहचानने से मना कर दिया था। अमिगडाला के बगैर उसे कुछ भी महसूस नहीं हो पा रहा था।
अमिगडला एक तरह से इमोशनल मेमोरी का स्टोर हाउस होता है, जिसके बगैर हम ज़िंदा तो रह सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर कोई भी फीलिंग्स, इमोशन बचे नहीं रहते। कभी-कभी आपने देखा होगा कि जब कोई घटना घटती है तो आगे क्या करना चाहिए, हम किसी तरह उस चीज़ को मैनेज तो कर लेते हैं, लेकिन फ्यूचर में भी जब कोई ऐसा घटना घटे तो हम वही जो गलतियाँ हैं उसे रिपीट नहीं करते हैं, जो हमने पिछली बार अनजाने में की थी। क्योंकि ब्रेन का जो लिम्बिक सिस्टम होता है उसका एक पार्ट होता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस ही हमें ऐसा करने से रोकता है। हिप्पोकैम्पस का काम है किसी भी इंसिडेंट के कॉन्टेक्स्ट को याद रखना, और ये एक डिफरेंस पैदा करता है जो दो अलग स्थितियों को अलग-अलग नज़रिए से समझने में हेल्प करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप कार चला रहे हैं और आप बाल-बाल टकराने से बच जाते हैं। अब आपके हिप्पोकैम्पस का काम होगा उस एक्सीडेंट की छोटी से छोटी डिटेल को याद रखना, जैसे कि सड़क कितनी चौड़ी थी, आप कितनी तेज़ किस स्पीड से कार चला रहे थे, और भी बहुत कुछ। अमिगडाला हमारे अंदर एंग्ज़ायटी के इमोशन पैदा करता है, जिससे हमें ये महसूस हो कि ये हमारे लिए डेंजरस है। जानिए आगे कि हार्मनी बिटवीन थॉट्स एंड फीलिंग्स कैसे होती है। कभी-कभी हम ऐसे निर्णय लेते हैं जिसमें एक तरफ तो हम सारे फैक्ट्स चेक करके देखते हैं और उसके बेसिस पर हम निर्णय भी ले लेते हैं। लेकिन कहीं अंदर ही अंदर हमें उस डिसीज़न को लेकर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता। हमारा रैशनल माइंड तो हमारे साथ होता है, लेकिन हमारा इमोशनल माइंड कुछ और ही करने को कहता है। हमारे इमोशनल माइंड के अकॉर्डिंग वो जो निर्णय है वो सही नहीं होता। और आपके साथ भी ऐसा कभी न कभी ज़रूर हुआ होगा। तो हम ऐसा क्या करें कि हम अपने थॉट्स और अपनी फीलिंग्स दोनों को साथ लेकर चलें? अगर हम ऐसा करने में कामयाब होते हैं, तो हम अपने जीवन के सारे फैसले समझदारी से ले सकते हैं और क्लियरली सोच सकते हैं। जब भी हम इमोशनली थके हुए होते हैं या किसी चिंता या स्ट्रेस में होते हैं, तब हम ढंग से सोच ही नहीं पाते हैं और आगे क्या करना चाहिए हमें समझ नहीं आता। एक स्टडी की गई थी जिसमें पता चला कि जिन मरीजों का प्रीफ्रंटल अमिगडाला सर्किट डैमेज हुआ है, उनमें निर्णय लेने की जो क्षमता है वो खत्म हो चुकी है। हालाँकि उनका आईक्यू पहले जैसा ही है, लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ़ के जो निर्णय हैं वो नहीं ले पा रहे हैं। प्रीफ्रंटल अमिगडाला सर्किट थॉट्स और इमोशंस का कनेक्शन होता है। अगर यही डैमेज हो जाए, तो आप नॉर्मल डे टू डे जो डिसीज़न्स हैं, आप नहीं ले पाएँगे। आपको अपनी लाइफ में कितनी सफलता मिलेगी, कि ये हमारे आईक्यू पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस पर भी डिपेंड करता है। असल में तो आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस के बगैर काम ही नहीं कर सकती। इमोशंस और थॉट्स की दोस्ती कभी नहीं हो सकती, ये पुरानी सोच है। आज के नए ज़माने के साथ हमें दोनों को साथ लेकर काम करना है और यही सही रास्ता भी है। इसके बारे में हमें अच्छे से समझना होगा। जो बच्चा अपनी एकेडमिक लाइफ़ में बहुत अच्छा परफ़ॉर्मेंस दे रहा हो, क्या वो अपने जीवन में आई मुश्किलों से भी ढंग से डील कर पाएगा? ख़ैर एकेडमिक इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस का कोई भी रिलेशन नहीं हो है। ऐसा भी हो सकता है और नहीं भी। ग्रेड्स ये डिसाइड नहीं करते कि आप लाइफ़ में कैसा करने वाले हैं। आप अपने इमोशंस का यूज़ कैसे करते हैं, ये ज़रूर मायने रखता है। अपने इमोशंस को सही तरीके से इस्तेमाल करके ही आप अपने लाइफ़ के डिज़ायर्ड जो उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। गोल्डमैन कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस का नया कॉन्सेप्ट है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी ज़िंदगी में जो भी
प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना है, ये हमारी एकेडमिक इंटेलिजेंस पर डिपेंड नहीं करता है। जहाँ तक हाई आईक्यू का सवाल है, वो आपको एक बहुत ही पर्टिकुलर पार्ट तक हेल्प कर सकता है, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है आपकी, वो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस पर ही डिपेंड करती है। कहते हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हैं, वही अपनी खुशहाल और सैटिस्फाइड लाइफ को जी पाते हैं। और जो ऐसा नहीं करते, वो अंदर चल रहे थॉट्स में ही कन्फ्यूज़ रहते हैं। आईक्यू एंड इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं। हमारी आईक्यू सक्सेस में सिर्फ 20% ही मायने रखता है। अगर किसी इंसान का आईक्यू अच्छा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि सक्सेस उसे मिलेगी ही मिलेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब ज़्यादा आईक्यू वाला इंसान अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर देगा। इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना कितना ज़रूरी है, अब हम ये जान ही चुके हैं। अब आगे बात करते हैं कि इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप है नोइंग योर इमोशंस। हम अपने इमोशंस को जब तक ध्यान से समझेंगे नहीं और जानेंगे नहीं, तो उनका इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस का होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों को अपने इमोशंस के बारे में पता नहीं होता है, वो अपने जो निर्णय हैं ठीक से नहीं ले पाते हैं, और फिर भविष्य में अपने निर्णय के ऊपर बहुत पछताते हैं। जो लोग अपने इमोशंस और फीलिंग्स को समय-समय पर ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, वो अपनी लाइफ़ के इम्पोर्टेंट निर्णय को सही तरीके से लेने की ताकत रखते हैं और जीवन में खुश रहते हैं। अपने इमोशंस को जानने के लिए आप खुद के साथ समय बिताना शुरू करें। अगर जीवन है तो मुश्किलें आना तो तय है, लेकिन उन मुश्किलों से लड़ना ही असली हिम्मत है, और इसके लिए आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना आना चाहिए। जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है, तो किसी भी तरह का रिएक्शन देने से पहले सोचें और विचारें, फिर उसके बाद कोई रिस्पॉन्स दें। आपने ये सुना ही होगा कि बाहर का मोटिवेशन एक बहुत ही अस्थायी सॉल्यूशन होता है। अगर आप सच में मोटिवेट होना चाहते हैं, तो अपने अंदर से मोटिवेशन को खोजें। परमानेंट सॉल्यूशन ये है, क्योंकि आपके अंदर का मोटिवेशन कभी ख़त्म नहीं होगा। इसकी वजह से ही आप अपने काम को हाईली इफ़ेक्टिव और प्रोडक्टिव तरीके से कर पाएँगे। जैसे हर समय-समय पर हम खाना खाते हैं, उसी तरह हमारे लिए समय-समय पर मोटिवेशन भी ज़रूरी है। समय-समय पर हम खुद को अपने गोल्स को याद दिलाते रहें, खुद को उनको पाने के लिए प्रेरित करते रहें। जब बात इमोशंस की होती है, तो ये सिर्फ़ आपके इमोशंस नहीं, बल्कि दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स की भी होती है। लोगों के लिए एम्पैथी दिखाएँ। एम्पैथी क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके सामने किसी को चोट आई है, लेकिन आप स्वस्थ हैं, लेकिन बिना चोट खाए उस सामने वाले ज़ख्मी के दर्द को समझना ही एम्पैथी है। आपके इमोशंस ही नहीं, बल्कि दूसरों के इमोशंस और फीलिंग्स भी बहुत ज़रूरी हैं। जब आप इस बात को समझ जाएँगे, तो आपके लोगों से रिश्ते हैं वो सुधर जाएँगे। लोगों से कैसे डील करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हुए अपना काम कैसे करवाना है, खुद को उनके सामने कैसे प्रेज़ेंटेबल बनाना है, आपको बहुत ही आसानी से ये चीज़ें समझ आने लग जाएँगी, जब आप एम्पैथी प्रैक्टिस करेंगे। लेखक कहते हैं अपने रिश्ते को हैंडल करना आसान नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों को इमोशंस को मैनेज करना इसका एक मेजर पार्ट है। हम अपने इमोशंस को हैंडल कर लेते हैं, लेकिन दूसरों के इमोशंस को मैनेज करना मुश्किल है। अगर हम ऐसा कर लेते हैं, तो हमारे सारे रिश्ते बहुत सही रहेंगे। कभी-कभी हम अपनी बुद्धि को और अपनी फीलिंग्स को ऐसे मिला देते हैं
कि हम खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें क्या करना है। इंटेलेक्ट और इमोशंस को मिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अलग-अलग तरीके से और अपने-अपने तरीके से काम करते हैं। अब आईक्यू को तो हम टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, लेकिन अब तक इमोशनल इंटेलिजेंस को मापने का कोई भी तरीका नहीं निकाला गया है। हाँ, इमोशंस के बारे में रिसर्च तो बहुत हुई है। किसी के इमोशंस को देखने के लिए उसके एक्सप्रेशंस को स्टडी किया जाता है, उसके हाव-भाव को। और उस स्थिति में एक इंसान किस तरह से चेहरे के हाव-भाव देता है, इसे कहते हैं एम्पैथी, यानी कि किसी की फीलिंग्स और इमोशंस को समझना। इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है और वो खुद के बारे में पॉजिटिव सोचता है, जिसकी वजह से उसका खुद में आत्मविश्वास आता है और वो अपनी चिंता को बड़ी आसानी से डील कर लेता है। उनकी जो निर्णय लेने की क्षमता तो सुधरती ही है, साथ ही साथ वो अपनी लाइफ में बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा खुश और सैटिस्फाइड रहते हैं। आजकल लोगों के असफल होने का सबसे बड़ा कारण है उनका खुद पर आत्मविश्वास ना होना। वो खुद पर ही संशय करते रहते हैं, डाउट। सामने वाला उनसे आकर जो भी बोल देता है और वो उसे ही सच मान लेते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। डाउट का कारण कहीं न कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी ही है। जब हम खुद को और अपनी फीलिंग्स को सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं, तब दूसरे हमारे बारे में कैसा सोचते हैं, चाहे फिर सही हो या गलत हो, जो लोग अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, तो हम उन्हीं चीज़ों को महत्ता देना शुरू कर देते हैं, दूसरे लोगों के विचारों को, उनके ओपिनियंस को। उनके लिए सक्सेस पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हमारा आईक्यू सफलता के लिए थोड़ा बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सिर्फ़ आपकी स्कूल या कॉलेज तक ही सीमित रहता है। लेकिन हमारी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो हमें जीवन में सारी मुश्किलों से लड़ना सिखाएगी। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो हमें एकेडमिक्स में भी हमारी हेल्प करेगी, हमारे पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करेगी, हमारी सामाजिक जो ज़िंदगी है उसमें भी हमारी हेल्प करेगी। ये भी सिखाएगी कि आईक्यू और इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे हैंडल करना है और इन्हें मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। आगे ऑथर बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा गुण है जो हमें ज़िंदा रहने का एहसास दिलाता है। हमारे इमोशंस ही हमें एक दूसरे से जुड़े रहने का एहसास दिलाते हैं। अगर ये ना होते तो हम एक दूसरे से जो कनेक्टेड फ़ील करते हैं वो कभी नहीं फ़ील कर पाते। अब दूसरा पॉइंट है नोइंग योरसेल्फ, खुद को जानना कितना ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों की शिकायत रहती है कि वे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं करते, वो गलत तरीके अपनाते हैं। लोगों को लगता है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का मतलब है उन्हें बाहर आने से रोकना, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सही तरीका है? बिल्कुल नहीं। अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने इमोशंस को ठीक तरीके से समझें और इन्हें समझने के लिए आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। आपको अपने इमोशंस को रोकने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि आपको सबसे पहले इन्हें ऑब्ज़र्व करना है और थोड़ा अकेले में खुद के साथ समय बिताना है। इमोशंस को हैंडल करने के मामले में लोग 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं सेल्फ अवेयर, ये लोग जानते हैं कि इन्हें क्या फ़ील हो रहा है। जब भी कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसमें इनको गुस्सा आता है, तो ये तुरंत ही रिएक्ट नहीं करते, बल्कि खुद को खुद से अलग हटाकर देखते हैं और अपने इमोशंस को ऑब्ज़र्व करते हैं कि आखिर इनके साथ ये क्या हो रहा है और उन्हें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ऐसे लोग किसी भी खराब स्थिति से निकलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे समझते हैं और हमेशा ही
उसे फ्यूचर में सही तरीके से कैसे हैंडल करना है, ये भी सीखते हैं। और दूसरी तरफ जो खुद को नहीं जानते, खुद के साथ समय व्यतीत नहीं करते, अपने इमोशंस को नहीं समझते, वो हमेशा ही बुरे मूड में रहते हैं। उनके आसपास के लोग भी उनसे खुश नहीं रहते। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये लोग अपने इमोशंस को नहीं, बल्कि इनके इमोशंस इन लोगों को कंट्रोल करते हैं। और ऐसे लोग अपनी हेल्प भी नहीं करना चाहते। ये लोग अपनी फीलिंग्स से अवेयर ही नहीं होते हैं। जैसे चल रहा होता है, वैसे ही चलने देते हैं। और तीसरी तरह के लोग होते हैं, जो इस बात से तो अवेयर होते हैं कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं, लेकिन उन्हें वो ऑब्ज़र्व नहीं करना आता कि वो उन्हें कैसे डील करें, उन अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। इमोशंस इंसान के लिए कितने ज़रूरी हैं, इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। एक बार की घटना है कि एक इंसान को ब्रेन ट्यूमर हो गया था, जिसको सर्जरी से हटा दिया गया। लेकिन ट्यूमर के साथ उसके ब्रेन का प्रीफ्रंटल एरिया का कुछ पार्ट भी रिमूव हो गया, जिसकी वजह से उसे इमोशन फ़ील नहीं हो रहे थे और उसकी वजह से उसकी डिसीज़न मेकिंग पावर भी ख़त्म हो गई थी। ऐसे में वो जो भी निर्णय लेता था, वो बेहद ही खतरनाक साबित हो रहा था। अब इस उदाहरण से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारी फीलिंग्स है वो कितनी ज़रूरी हैं। जहाँ एक तरफ ज़्यादा इमोशंस को इन्वॉल्व करना भी हमारी समझ को कम कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ इमोशंस के अवेयरनेस की कमी भी बहुत ही भयानक साबित हो सकती है। हमारे जीवन के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जहाँ हम अपनी सिर्फ आईक्यू बुद्धि का इस्तेमाल नहीं, बल्कि अपने इमोशंस का इस्तेमाल भी करते हैं। ये ज़रूरी भी होता है। हमारी ज़िंदगी में गोल की क्या अहमियत है, हम सभी को लाइफ का कोई ना कोई जो है एक गोल होता है, एम होता है, जिसके लिए हम काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। और अगर हमारी ज़िंदगी में कोई उद्देश्य ना हो, तो जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हर इंसान इस दुनिया में किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही आता है और उस उद्देश्य को पूरा करने में हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स मदद करती हैं। जैसे जीवन में एक उद्देश्य होना ज़रूरी है, वैसे ही फीलिंग्स का होना भी उतना ही ज़रूरी है। ये तो हम पहले जान चुके हैं कि सेल्फ अवेयर रहना है और अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करके उन्हें कंट्रोल करना है। लेकिन अब ये पूछना भी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लोग बेवजह दुखी भी रहते हैं। उनके जीवन में इतनी मुश्किलें नहीं हैं जितनी वो अपने दिमाग में बढ़ा कर रखते हैं और बिना वजह खुद को बहुत चिंता देते रहते हैं। और अगर हम ओवरथिंकिंग करना बंद कर दें, तो हमारे जीवन की आधी से ज़्यादा तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएँगी और फिर खुशियाँ तो आनी गारंटेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी में मुश्किलों का आना बंद हो जाएगा, लेकिन आप खुद ही सोचिए, अगर हम खुद को इस तरह से दुखी ही फ़ील करते रहेंगे, तो हमारी लाइफ़ कैसी हो जाएगी? कहते हैं ना कि जब तक अंधेरा नहीं होता, तब तक उजाले की कीमत समझ में नहीं आती। उसी हिसाब से सारे ही इमोशंस और फीलिंग्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तभी हम हर तरह के इमोशंस को एन्जॉय कर पाएँगे और उसे अच्छी तरह से डील कर पाएँगे। हमारा दिमाग कुछ न कुछ सोचता रहता है और एक के बाद एक थॉट्स आते रहते हैं। कभी-कभी हमें लगता है कि हम जिस बारे में सोच रहे थे, अचानक से वही हो गया। हमें अपने दिमाग की इस फुसफुसाहट को कम करना है, पर हम इसे कैसे कर सकते हैं? और इसका जवाब है, हमें अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं, अपनी थॉट्स को भी काबू में ला सकते हैं। कैसे? बस हमें अपने साथ थोड़ा-सा क्वालिटी टाइम जो है, वो व्यतीत करना है। खुद के साथ बहुत सारे जो सवाल हैं, वो करते रहने हैं कि क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? जीवन में हमारा जो उद्देश्य है, क्या हम उसकी ओर बढ़ रहे हैं?
क्या हम दूसरों के साथ अच्छी तरह से पेश आते हैं या नहीं आते हैं? क्या हम अपने इमोशंस को दबा कर तो नहीं रख रहे हैं? जब इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलते जाएँगे, तो हमें अपने इमोशंस को मैनेज करना भी आ जाएगा। अब इनको मैनेज करना 1 या 2 दिन की बात नहीं है, बल्कि हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। आगे लेखक बताते हैं कि गुस्सा बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। वो आगे कहते हैं कि गुस्सा ना करें और इसे कंट्रोल करें। लेकिन जब भी आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आपका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ है और इसका सॉल्यूशन बड़े ही कम लोग निकाल पाते हैं। जब भी किसी इंसान को गुस्सा आता है, तो उसकी बॉडी में धीरे-धीरे कुछ केमिकल रिएक्शंस होने शुरू हो जाते हैं और फिर उसका गुस्सा धीरे-धीरे बढ़ता जाता है। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि गुस्सा गुस्से को जन्म देता है। इस तरह की कंडीशन में इंसान का खुद पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहता। वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, उसे खुद भी समझ नहीं आता और वो किसी भी इंसान को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। ये स्थिति हमारे लिए और हमसे जुड़े हुए लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इसे सुधारने के लिए जब हमें गुस्सा आए, तब शुरू में ही खुद को समझाना है कि किस तरह से हमें बिहेव करना है। जब भी गुस्सा आने वाली स्थिति पैदा हो, तब भी आप अलर्ट हो जाएँ और खुद को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दें। ये जितनी जल्दी गुस्सा आने वाली स्टेज में हो जाए, उतना ही ठीक है। लेखक बताते हैं कि जब वो 13 साल के थे तब गुस्से में एक बार घर से निकल गए, ये कहकर कि अब वो कभी घर नहीं लौटेंगे। गर्मी का समय था और लेखक चलते गए और आसपास के वातावरण को महसूस करते गए और उनका गुस्सा धीरे-धीरे शांत होता चला गया। उन्हें अच्छा महसूस होने लगा, तो वो घर वापस लौटकर आ गए। आगे फिर जब भी ऑथर को कभी उदास महसूस होता या गुस्सा आता, तो वो यही टेक्निक अपनाते और खुद को शांत कर लेते। हम भी ऐसा अपने जीवन में कर सकते हैं। जब भी आपको गुस्सा आए तो ऐसे जगह चले जाएँ जहाँ शांति हो, आप नेचर के करीब हों, क्योंकि कुदरत में एक हीलिंग पावर होती है जो हमें शांत करती है और अच्छा महसूस कराती है। आप अकेले लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं और अपने लिए समय निकाल सकते हैं या रनिंग कर सकते हैं या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं और सबसे बढ़िया आप मेडिटेशन का इस्तेमाल भी करके देख सकते हैं। मेडिटेशन करने के कई सारे फ़ायदे हैं। इससे आपको जीवन में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी और आपका जो फ़ोकस है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। कंसंट्रेशन की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। गुस्सा जो एग्रेशन है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। आप अंदर से शांत महसूस करेंगे। आप दिन में सुबह या शाम कभी भी थोड़ा-सा समय निकाल कर मेडिटेशन कर सकते हैं। चिंता करने के नुकसान। आप किसी भी काम को करना शुरू करते हैं और उसे ख़त्म भी कर लेते हैं। लेकिन उस काम को पूरा करने के बाद भी क्या आप उसके बारे में सोचते रहते हैं? आप उसी के बारे में चिंता करते हैं और कई सारे जो क्वेश्चन्स हैं आपके दिमाग में पैदा होते रहते हैं। ये एकदम सच बात है कि हमारा काम तो छोटा-सा होता है, पर जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता, हम उसके बारे में सोच-सोच कर खुद को चिंता और तनाव में डाल लेते हैं, जिसके कारण हमारे काम बिगड़ने के जो आसार हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कभी-कभी चिंता करना ठीक रहता है, लेकिन बार-बार एक ही चीज़ को दोहराते रहना, इससे हमारी जो मेंटल स्थिति है, उस पर गलत असर पड़ता है। कुछ लोगों की आदत होती है हर छोटी-छोटी बात के बारे में सोचते रहना और कई सारी चीज़ें अपने मन के अनुसार उसमें और जोड़ लेना। वो जहाँ भी जाते हैं अपनी चिंता और एंग्ज़ायटी को अपने साथ लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से उनके आस-पास के लोग भी उन्हें कुछ ख़ास पसंद नहीं करते। वो भले ही आपके सामने कुछ ना बोलें, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको पसंद नहीं करते। क्योंकि चिंताएँ तो सभी के पास हैं और इंसान तो शांति ढूँढता है।
और इसमें भी अगर कोई और इंसान अपनी चिंता लेकर हमारे पास पहुँच जाए, तो हमें और भी ज़्यादा बुरा महसूस होता है। अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि चिंता करने के क्या-क्या नुकसान हैं, लेकिन चिंता थोड़ी बहुत करना भी सही है। जब हम चिंता में होते हैं, तब हमारे दिमाग में कई तरह के ख़्याल आते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए, जो हमें पहले से ही किसी मुसीबत को आने के लिए तैयार करते हैं, मोटिवेट करते हैं। हम इसकी वजह से आगे आने वाली मुश्किलों से अच्छे तरीके से लड़ पाते हैं। कभी-कभी हमारे लिए बेनिफिशियल भी साबित हो जाता है, लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, बैलेंस। आपको बैलेंस बनाकर रखना है, क्योंकि बाद में जब हमारा समय आता है, तो हम अगर पहले से ही बहुत अधिक चिंता कर चुके हैं, तो हो सकता है कि हम उसे उसका सामना करने के लिए अच्छे से तैयार ना हो पाएँ। पहले से ही हमारी जितनी भी एनर्जी है, वो चिंता करने में ही ख़त्म हो जाएगी। लिमिट से बाहर करना हमेशा नुकसान देता है। कभी-कभी हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, तो हम जैसे-तैसे उस स्थिति को हैंडल कर लेते हैं। लेकिन उससे निकल जाने के बाद जब हम घंटों तक और कई लोग कई दिनों तक उसके बारे में सोचते रहते हैं, तब हमें स्ट्रेस होने लगता है, और ये स्थिति अगर 5-6 महीने और साल तक बढ़ जाए, तो फिर डिप्रेशन भी होने लगता है। अगर सिचुएशन ऐसी है तो हमें इस चीज़ से तुरंत कैसे बाहर निकलना है, हमें ये सीखना है। अगर आप फ़ोकस करते हैं सॉल्यूशन की ओर, तो ये आपको आगे जीवन में बढ़ने में बहुत ही आसानी देगा। कुछ लोगों को लगता है कि जी भर रोने से भी उनका दुःख कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सबके साथ काम नहीं करता। हम जितने समय तक रोते हैं, उतने समय तक हम अपने दुःख को कम करने की बजाय और बढ़ा लेते हैं, और इससे हम उसके बारे में और ज़्यादा सोचने लगते हैं। कैसे हम उस ओवरथिंकिंग वाली स्टेज से बच सकते हैं, या खुद को कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं? तो लेखक ने इसके हमें कुछ तरीके बताए हैं, जिनके ज़रिए हम ऐसी सिचुएशन से खुद को अलग रख सकते हैं। एरोबिक एक्सरसाइज़, किसी भी तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटी हमें एंग्ज़ायटी से बचा सकती है। फ़िज़िकल एक्टिविटी करने से हमारी खुद का जो उत्साह है वो बढ़ता है, और ये स्ट्रेस को कम करता है। कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, जो हमें अच्छा महसूस करवाए। किसी भी काम या लक्ष्य को पूरा करने के प्रति हमें मोटिवेशन मिलती रहे, हम इसके लिए मेडिटेशन भी कर सकते हैं। जब हम बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं, तो खुद को अच्छा फ़ील करवाने के लिए कुछ खा भी सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ़ ईटिंग तक ही सीमित रहे, कहीं ये इमोशनल ईटिंग ना बन जाए। अगर ऐसा हुआ, तो ये तकलीफ़ कम करने की बजाय और बढ़ा देगा। हाँ, अल्कोहल जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अस्थायी टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है, और इसके नुकसान आपको ज़िंदगी भर झेलने पड़ सकते हैं। अगर आपको भी आगे ऐसा कुछ फ़ील हो कि आपको खुद को अच्छा महसूस करवाना है, तो आप ये सारे जो तरीके हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये सारे के सारे तरीके हर इंसान पर काम नहीं करते। आपको खुद एक्सप्लोर करना है कि कौन-सा तरीका आप पर सही बैठता है। जब आप किसी से नाराज़ होते हैं, या आपसे कोई नाराज़ होता है, तब आप अपने कामों को ढंग से नहीं कर पाते हैं। आप भी उसके बारे में भी सोचते रहते हैं। आगे हम इसी पर चर्चा करेंगे। जानेंगे कि इसका उपाय आखिर क्या हो सकता है।
ऑथर डेनियल गोलमैन बताते हैं कि जब हम इमोशनली अपसेट होते हैं तब हम अपने किसी भी काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। ऐसा देखा गया है कि अगर कोई हमसे नाराज़ होता है तो हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस भी डाउन रहता है और हम सीधे तरीके से नहीं सोच पाते हैं। एक बार बच्चों पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें बच्चों के सामने 2 मार्शमैलो रखे गए थे और बच्चों से कहा गया था कि अगर वो थोड़ी देर तक सब्र करेंगे तो उन्हें दोनों मार्शमैलो खाने को मिल जाएँगे। लेकिन अगर वो चाहें तो अभी खा सकते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ़ 1 मार्शमैलो मिलेगा अगर उन्होंने अभी खा लिया। तो उसमें से कुछ बच्चों ने देखा कि उन्होंने आँखें बंद कर ली, कुछ तो सोने की कोशिश करने लगे। आखिर में उनकी कोशिश कामयाब हुई और उन्हें दोनों जो मार्शमैलो थे 2 और गिफ्ट में मिले। उन सारे बच्चों को आगे तक स्टडी किया गया और पाया गया जिन बच्चों ने पेशेंस रखा था और उसी वक़्त मार्शमैलो नहीं खाए थे, उन्हें उन बच्चों ने अपनी लाइफ़ में सक्सेस हासिल की और प्रेशर वाली सिचुएशन को वो काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते थे। जब भी उनके सामने कोई चैलेंज आता था तो उससे घबराने की बजाय उसमें अपॉर्च्युनिटी ढूँढते थे और समझदारी से डील करते थे। उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखता था और जो भी निर्णय लेते थे उस पर खड़े रहते थे। और जो दूसरे बच्चे जो खुद पर नियंत्रित नहीं कर पाए थे और उन्होंने समय से पहले ही अपनी मार्शमैलो खा ली थी, उनमें देखा गया कि वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते थे। वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड रहते थे। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत हिला हुआ रहता था। वो खुद को हमेशा ब्लेम करते रहते थे और सिचुएशन को सही करने की हिम्मत उनमें तो बिल्कुल नहीं होती थी। वो बच्चे पेशेंस रखने वाले बच्चों की अपेक्षा में लाइफ में बहुत ही कम अचीव कर पाए। जिन बच्चों की पेशेंस अच्छी थी, उनकी स्टूडेंट लाइफ भी काफ़ी अच्छी थी और वो अपनी थॉट्स को अपने शब्दों में अच्छे से व्यक्त कर पाते थे। जो लोग अपने जीवन में अपनी उम्मीद को ज़िंदा रखते हैं, वो अपने जीवन में ज़्यादा सक्सेस हासिल करते हैं। लेखक कहते हैं ना कि किसी न किसी काम को करने के लिए एक उम्मीद का सहारा ही काफ़ी होता है। जो स्टूडेंट्स ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, वो अपने एग्ज़ाम में उन लोगों से अच्छा परफ़ॉर्मेंस देते हैं, जिन्हें खुद पर डाउट रहता है और हमेशा गलत सोचते रहते हैं और डरे हुए भी रहते हैं। जो लोग अपनी होप्स हाई रखते हैं, वो ऊँचे-ऊँचे गोल सेट करते हैं और उन्हें पूरा कैसे करना है, ये भी अच्छी तरह से जानते हैं। आपको भी अपनी होप्स नहीं छोड़नी है। अगर आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं तो ज़्यादा सोचें नहीं, बस उसे शुरू करने का पहला स्टेप लें और खुद पर भरोसा रखें। एक उम्मीद रखें कि आप सफल ज़रूर होंगे। होप हमें ताकत देती है और अगर हमें एक तरह से देखा जाए तो इस दुनिया में हर एक चीज़ उम्मीद पर ही टिकी हुई है। ज़िंदगी जितनी आसान लगती है, उतनी आसान नहीं होती, ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। अगर आपने कुछ प्लान्स बनाए हैं, तो लाइफ़ आपके सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम खड़ी कर देगी जो आपको अपने प्लान्स को पूरा करने में तकलीफ़ आएगी या बदलने पड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे समय में हमारी मदद करता है हमारा मन। तो इसी बात का जवाब देते हुए लेखक लिखते हैं कि ऑप्टिमिस्टिक होने का ये मतलब नहीं है कि आपको फेलियर्स या हार नहीं मिलेगी, बल्कि आप अपने फेलियर्स को कैसे देखते हैं, ये ज़रूरी है। जो लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वो अपनी हार को एक सबक की तरह देखते हैं और उस कोशिश में भी जो गलतियाँ हुई हैं, उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। आप अपनी लाइफ़ की सिचुएशन में किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, यही निर्णय करता है कि आप ऑप्टिमिस्टिक हैं या होपफुल हैं या नहीं हैं। कभी-कभी हम अपना कोई काम करते हैं तो काम करते समय ये महसूस नहीं होता कि कब कितना समय बीत चुका है और हम अपने
आसपास की जो घटनाएँ हैं उसका फ़र्क पड़ना भी हम पर बंद हो जाता है। हम अपने काम में ही खो जाते हैं। अगर आप अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी बात सामने वाले को भी नहीं समझा पाएँगे। जब आप अपनी बात रखें, तो अपने सामने वाले की फीलिंग्स का ध्यान भी रखें, तभी उसको सही फीडबैक मिलता है, वरना उसका काम करना बेकार है। अगर उसे यही नहीं पता कि वो सही जा रहा है या नहीं, तो वो कैसे अपने काम को सही तरीके से कर पाएगा। लेखक बताते हैं कि कैसे हमारी फीलिंग्स का हमारे हेल्थ पर असर पड़ता है। क्या आपको पता है हमारे इमोशन क्लिनिकली बहुत मैटर करते हैं। जब भी हम गुस्से में होते हैं या किसी बात से हमें कोई चिंता उत्पन्न होती है, तब हमारा इम्यून सिस्टम यानी कि बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है और कई सारी बीमारियों के लिए हम सेंसिटिव हो जाते हैं। जब पेशेंट सर्जरी के लिए तैयार नहीं होता, तब उसकी रिकवरी भी अच्छे से नहीं हो पाती है। हर सर्जन को ये पता होता है कि जब भी कोई पेशेंट अपनी सर्जरी को लेकर बहुत डरा हुआ होता है, तो उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है और कभी-कभी जानलेवा भी साबित हो सकती है। गुस्सा करना हमारी बॉडी पर बहुत ही नेगेटिव असर डालता है। सबसे ज़्यादा नुकसान गुस्सा करने से ही होता है। इसमें हमारी फिज़िकल और मेंटल दोनों तरह की हेल्थ पर असर पड़ता है। और गुस्से से सिर्फ हमारे ही नहीं बल्कि हमसे जुड़े हुए बाकी के लोगों को भी नुकसान होता है। गुस्से में आप अपने काम पर ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पाते हैं। नॉर्मल लोगों में भी ऐसा पाया गया है कि गुस्सा करने के सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट हार्ट पर पड़ता है और उसकी जो पंपिंग एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। ज़्यादा गुस्सा करने से कई हार्ट रिलेटेड समस्याओं को भी झेलना पड़ सकता है। गुस्सा करने से कोरोनरी हार्ट डिज़ीज़ नहीं हो सकती, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर शामिल हैं, लेकिन गुस्सा भी उन फैक्टर्स में सबसे अहम है। गुस्सा करना हमारी कई सारी बीमारियों के पैदा होने के चांसेस को और भी बढ़ा देता है। लेखक बताते हैं कि एक 20 साल का बच्चा जो बार-बार गुस्सा करता है, तब उसके हर बार गुस्सा करने के साथ-साथ उसका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ जाता है और जब ऐसा बार-बार दोहराया जाता है, तो ये कोरोनरी आर्टरी को नुकसान पहुंचाता है, जो आगे चलकर कई बीमारियों का कारण बनता है। ज़्यादातर हमारे आसपास की हवा में कई तरह बीमारी उत्पन्न करने वाले माइक्रोब्स मौजूद रहते हैं, लेकिन हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम उनसे लड़ता रहता है। किंतु जब हम चिंता और तनाव में होते हैं, तो वही हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है और ये माइक्रोब्स बड़ी आसानी से फिर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। अगर आपकी भी आदत है बेवजह गुस्सा करने की, तो आप अपनी शरीर और स्पेशली अपने दिल के बारे में सोचें। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने गुस्से को दबा कर रखें। ऐसा करने से भी गलत असर पड़ सकता है। आपको उसे दबाना नहीं है, लेकिन सिर्फ़ जहाँ ज़रूरत हो सिर्फ़ वहीं पर गुस्सा दिखाएँ और ये ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू ही किया जा सकता है कि किस बात पर गुस्सा किया जाना चाहिए। कभी-कभी हम बहुत ही छोटी और बेवज़ह की चीज़ों पर गुस्सा करते हैं। अपनी सिचुएशन पर रिएक्ट करने से बचें और रिस्पॉन्स करने की आदत डालें। जैसा कि हमने पहले बात की थी, हर सिचुएशन को पहले ऑब्ज़र्व करना चाहिए, हर पहलू को सोच कर देखना चाहिए। अगर हम खुद को उससे अलग करके देखेंगे, तो महसूस कर पाएँगे कि हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। अगर नेगेटिव इमोशंस का हमारी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है, तो क्या पॉज़िटिव इमोशंस का हमारी हेल्थ पर अच्छा असर पड़ता होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। ऐसा देखा गया है कि जो मरीज़ अपनी सर्जरी के पहले काफ़ी होपफुल या ऑप्टिमिस्टिक थे, वो सर्जरी के बाद काफ़ी
सहज महसूस करते हैं और उनकी सर्जरी भी काफ़ी स्मूथली जाती है। और अगर हम गुस्सा करते हैं या किसी चीज़ के लिए हमेशा रेज़िस्ट करते हैं, तो हमारे डिप्रेशन के में जाने के जो आसार हैं, वो और भी बढ़ जाते हैं। और इनडायरेक्टली ये हमारे इम्यून सिस्टम पर भी असर डालता है, जिससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप खुद को अच्छा महसूस कराते रहेंगे और खुश रहेंगे, किसी भी बात को या विचार को खुद पर हावी नहीं होने देंगे, तो इससे आपको तो अच्छा लगेगा ही, बल्कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपके आस-पास के लोगों को भी आपके साथ रहना, उठना-बैठना अच्छा लगेगा। और इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि आपका जीवन आसान हो जाएगा। अगर आपको अंदर से कोई भी बात खाए जाती है, तो आपको वो तरीका निकालना पड़ेगा जिससे आपको अच्छा महसूस हो। अपनी बात को शेयर करना होगा, अपने अंदर के इमोशंस और फीलिंग्स को कभी छुपा कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसका मानसिक हेल्थ के साथ-साथ शारीरिक हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है। आपके इमोशंस का फ्लो का आना बाहर आना बहुत ज़रूरी है। बस आप अपने इमोशंस पर नज़र रखें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। एक अच्छे रिज़ल्ट के लिए ज़रूरी होता है उसमें अपनी फीलिंग्स को डाल देना और किसी काम को पूरी तरह से समझना। जब कोई मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर को चाहिए कि वो अपने मरीज़ के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करे, जिससे कि पेशेंट को अपने डॉक्टर पर भरोसा हो और उसका ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके और वो अच्छे से और तेज़ी से रिकवर हो सके। हमें खुद को और बाकी लोगों को अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना सिखाना होगा। अपने गुस्से पर, स्ट्रेस पर, नेगेटिव इमोशंस पर और थॉट्स पर काबू करना सिखाना होगा। अकेलापन लोगों को और भी ज़्यादा डिप्रेस करता है। अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस हो, तो आप थोड़ा खुली जगह में जा सकते हैं, अपने दोस्तों और परिवार वालों से बात कर सकते हैं, तो आपको अच्छा महसूस होगा। और अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत है जैसे कि स्मोकिंग या कुछ और भी, तो तुरंत आप उस पर एक्शन लें और उसे छोड़ने की कोशिश करें। वरना ज़िंदगी में आप सक्सेस तो दूर की बात, आप खुद को भी स्वस्थ नहीं रख पाएँगे। जब भी किसी मरीज़ को मेडिसिन्स के साथ-साथ इमोशनली भी फ़ीड कराया गया, तो वो एक पॉज़िटिव माहौल में उसे रखा गया, तो उसकी रिकवरी बहुत तेज़ी से हुई और वो जल्दी ही स्वस्थ भी हो गया। किसी भी इंसान को कॉन्फिडेंट और अच्छा महसूस करवाने के लिए आप उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उसकी फीलिंग्स और इमोशंस को समझने की कोशिश करें। इससे आपका उसके साथ एक कनेक्शन बनेगा। आप इन सारी बातों को ध्यान में रखें और खुद को और दूसरों को भी खुद के बारे में अच्छा महसूस करवाएँ। उनके इमोशंस को भी समझने की कोशिश करें, उन्हें ध्यान से सुनें। आइए बात करते हैं अब इमोशनल रीलर्निंग एंड इमोशनल इलिटरेसी की। कभी भी हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाती है और उसके कई दिनों तक भी हमारे दिमाग में उसकी जो तस्वीर है वो चलती रहती है और हम हर समय उसी के बारे में सोचते रहते हैं। हमें ये डर लगा रहता है कि क्या होगा अगर ऐसी घटना फिर से घट जाए। जो आप पर हर पल उसी के बारे में सोचते रहते हैं, आपके मन के अंदर डर पनपता ही रहता है। हम सब के साथ कभी न कभी ऐसा ज़रूर हुआ होगा जिसका डर हमें अपने अंदर दबाए बैठे हुए हैं और बाद में हमारे मेंटल स्टेट के साथ-साथ हमारे शारीरिक स्टेट के लिए भी नुकसानदायक साबित होता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। गोलमैन बताते हैं कि किसी घटना के बाद अगर आपको उसी के डर कई समय तक सताते रहते हैं और आप इसी डर में जीते हैं कि आपको कोई खतरा है, तो इसे पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है। जिन बच्चों में पीटीएसडी पाया जाता है, वो हर डर की वजह से सोते भी नहीं हैं।
क्योंकि उन्हें उसी घटना के सपने आते रहते हैं, ये धीरे-धीरे मेमोरी बनते चले जाते हैं। इससे किसी भी इंसान को इमोशनल ट्रॉमा महसूस होता है, जिसकी वजह से उसका जीवन कभी भी सामान्य नहीं रहता है। लोग हिंसा का शिकार होते हैं, उन्हें लगता है कि उनके लिए लोग जो हैं वो टारगेट बनाकर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से उनका दूसरे लोगों पर से भरोसा उठता जाता है और वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। लेखक लिखते हैं कि ऐसे लोग बायोलॉजिकल कभी भी सामान्य नहीं हो पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जो उन्हें इससे निकलने में मदद कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को पीटीएसडी है, तो हम उसके डर और इमोशंस को बाहर निकलवा कर उसे हल्का महसूस करवा सकते हैं। हम पिछले डिस्कशन में ये तो जान ही चुके हैं कि इमोशंस और अपनी फीलिंग्स को दबाने से कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आर्ट और स्टोरीज़ बच्चों के साथ अच्छे से काम करती हैं। आर्ट के द्वारा हम उनके इमोशंस को बाहर निकलवा कर उन्हें अच्छा महसूस करवा सकते हैं। अगर कोई इंसान पीटीएसडी से परेशान है और हमेशा डर में जीता है, तो सबसे पहले हमें उसे ये समझाना होगा कि उसको पीटीएसडी है और जो भी उसके साथ हो रहा है, वो इसी की वजह से हो रहा है। ऐसा समझने पर ही उसको काफ़ी जो सिम्पटम्स हैं वो कम होने लगेंगे और वो खुद भी अपने आप को समझाएगा कि उसे कोई खतरा नहीं है और वो सुरक्षित है। बात करते हैं अब मेडिकेशंस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स की। अब मेडिकेशंस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी इसमें काफ़ी हद तक मदद करती हैं। फार्माकोलॉजिस्ट कुछ ऐसी मेडिसिन पर काम कर रहे हैं जो स्पेसिफिकली पीटीएसडी को टारगेट करती है, उसके सिम्पटम्स को कम करती है। आजकल आप देखेंगे कि ज़्यादातर बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। पिछले कुछ सालों से ये बढ़ता ही जा रहा है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या परिणाम हो सकता है? स्कूल्स में क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे भी बड़े-बड़े अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। लेखक एक इंसिडेंट बताते हैं जिसमें एक स्कूल में एक बच्चे ने गन से 2 बच्चों को शूट कर दिया था और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। लेकिन इस एक बच्चे के दिमाग में ऐसा क्या आया, उसने किसी भी बच्चे की जान की परवाह नहीं की। बाद में जब उस बच्चे को जेल हुई और सज़ा मिली, तब ये सवाल उठता है कि उस बच्चे की जो मानसिक स्थिति थी, वो क्या रही होगी, जो उसने ऐसा डिसाइड किया। इतनी हिम्मत उसके अंदर कैसे आई? क्या इसमें उसकी गलती है या स्कूल की या उसके पेरेंट्स की? आजकल एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि स्कूल के जो अध्यापक हैं, इनको इसकी ज़्यादा फ़िक्र होती है कि मैथ और साइंस में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जो बच्चे बुली करते हैं वो इन सभी बच्चों का जो माइंडसेट होता है वो सेम होता है। जब भी ऐसे अग्रेसिव बच्चों को किसी से कोई दिक्कत होती है तो वो उन्हें इस तरह से देखते हैं जैसे कि उनके वो दुश्मन हों। उन्हें उनकी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं होती। लेकिन अपने गुस्से और तकलीफ़ की वजह से किसी को मारना भी ठीक नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? हम क्या कर सकते हैं? ऐसे कई सेंटर्स भी हैं जहाँ पर ऐसे बच्चों के साथ डील किया जाता है। सबसे पहले वो लोग इन बच्चों की पहचान खुद के इमोशंस से करवाते हैं और फिर एम्पैथी प्रैक्टिस करवाते हैं। इनकी बातें और तकलीफ़ें भी सुनते हैं। इनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाले जाते हैं और इनकी अच्छे से काउंसलिंग की जाती है। ऐसा कई सारे बच्चों के साथ किया गया और बाद में इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया। माता-पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएँ और उनके इमोशंस और फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें। लेखक बताते हैं कि जिन बच्चों को रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर उन्हें उनके जो क्लासमेट्स हैं पसंद नहीं करते, फिर चाहे जो भी वजह क्यों ना हो, उसके लिए भी काउंसलिंग सेशन कराए जाते हैं।
जहाँ उनको कैसे अपनी हैबिट्स को बदलना है और खुद में क्या-क्या परिवर्तन लाने हैं, ये सिखाया जाता है और उन्हें आत्मविश्वासी भी बनाया जाता है। जो गुण उन बच्चों में पाए जाते हैं, जिनको सब पसंद करते हैं, वो सारे गुण उन बच्चों को प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, जिन्हें कक्षा में पसंद नहीं किया जाता था। इससे बाद में काफ़ी फ़ायदा हुआ कि बच्चे अब उन्हीं बच्चों को बहुत पसंद करने लगे। वो सारी क्वालिटीज़ उन बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती थी, जिन्हें पसंद किया जाता है। इससे बाद में काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। कई बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा और उनकी परफ़ॉर्मेंस भी कई हद तक सुधरने लगी और अब उनके दोस्त भी बनने लगे और वो भी बाकी बच्चों के साथ घुलने-मिलने लगे। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सॉल्यूशन भी मौजूद हैं और अच्छा होगा कि बच्चों को शुरू से ही इन चीज़ों के बारे में नॉलेज हो और वो उसे अप्लाई भी करें। बात करते हैं स्कूलिंग द इमोशंस टॉपिक पर। अगर आप किसी बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो ये इमोशंस को इग्नोर करके नहीं किया जा सकता। इमोशंस ही हैं जो हमें ज़िंदा होने का एहसास दिलाते हैं। इमोशनली लिटरेट होना एक अच्छे बच्चे के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि पढ़ना, लिखना और एग्ज़ाम देना। ये तो हम पहले जान चुके हैं कि जिन बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता, वो आगे चलकर गलत कामों के भागीदार बन जाते हैं। इसी वजह से लेखक हमें सेल्फ साइंस का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। सेल्फ साइंस हर स्कूल में समझाई जानी चाहिए, पढ़ाई जानी चाहिए, प्रैक्टिस करवाई जानी चाहिए। इसमें बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता कि वो कैसे झगड़ा करें या ना लड़ें, बल्कि ये सिखाया जाता है कि कैसे किसी भी झगड़े को आराम से एक पॉज़िटिव अप्रोच के साथ सॉल्व किया जाए और एक यही रिज़ल्ट पर पहुँचा जाए जो सभी के पक्ष में हो। इसमें बच्चों को आपस में समझौता करना, एक-दूसरे के साथ उठना-बैठना सिखाया जाता है, ख़ासकर तब जब वो एक-दूसरे के विरोध में हों और कैसे अपने जीवन की जो समस्याएँ हैं, उनको सॉल्व करना है, ये भी सिखाया जाता है। इमोशनल डोमेन में मास्टरी करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस और स्किल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें अपनी आदतें बदलने में बहुत ही कठिनाई होती है और वो अपने आराम वाले ज़ोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। ऐसे लोगों के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस तो फिर आगे चलकर कई दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। लेकिन इसके विपरीत जो इमोशनल इंटेलिजेंस को प्रैक्टिस करते हैं और अपने व्यवहार को, अपनी आदतों को बदलने में संकोच नहीं करते, वो अपनी सभी मुश्किलों को बहुत आसानी से निपटा लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कैसे किया जा सकता है? सेल्फ साइंस है तो एक ज़रूरी टॉपिक, लेकिन क्या इसे स्कूल में लागू करने का कोई दिक्कत आएगी या नहीं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ टीचर्स इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करते हैं और वो बच्चों के इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में भी जानने के लिए तैयार नहीं रहते। और गलती अध्यापकों की नहीं है, बल्कि सेल्फ साइंस को प्रैक्टिस करवाने के लिए टीचर्स को कभी तैयार ही नहीं करवाया गया। अब हमें टीचर्स को इसके लिए ट्रेनिंग देनी होगी, तभी वो बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में समझा पाएँगे। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हमें प्रॉब्लम का पता ही नहीं है, तो हम सॉल्यूशन कैसे देंगे? उसी प्रकार अध्यापक को भी कभी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में अगर कभी पढ़ाया नहीं गया, कभी डिस्कस नहीं किया गया, उसने ये शब्द ही नहीं सुना, तो वो अपने विद्यार्थियों को इसके बारे में नहीं समझा सकता और उनसे इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं प्रैक्टिस करवा सकता। अब जो है वो कई पेरेंट्स इस चीज़ को पुश कर रहे हैं कि जो टीचर्स हैं उनको इस बारे में ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो बच्चों को भी ट्रेन कर सकें। उनका मानना है कि बच्चों की फीलिंग्स के बारे में बात करना पेरेंट्स की ही ज़िम्मेदारी है और इसे स्कूल नहीं हैंडल करना चाहता।
लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इमोशंस को कैसे समझा जाए, इसे स्कूलों में भी समझाया जाना चाहिए। इससे बच्चों के आपस में रिलेशन सुधरते हैं। आइए आगे बात करते हैं सेल्फ साइंस और सेल्फ अवेयरनेस की। खुद की फीलिंग्स को समझना और खुद पर्सनल डिसीज़न मेकिंग लेना एक बहुत बड़ा टास्क है। हमने पहले जाना कि जो लोग अपने इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं या उनको हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो अपनी लाइफ में कभी भी जो निर्णय है वो नहीं ले पाते हैं। छोटी-छोटी बातों पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सेल्फ साइंस में बच्चों को खुद के निर्णयों को कैसे लेना है ये सिखाया जाता है। उनमें एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है। जिससे कि अगर उन्हें आगे जीवन के रफ़ और टफ़ डिसीज़न लेने पड़ जाएँ, तो वो घबराएँ नहीं। सेल्फ टॉक अपनी फीलिंग्स को मैनेज करना कितना ज़रूरी है, ये हम सब इस बुक की समरी में जान चुके हैं। लेकिन ये कैसे किया जाए? हमें दिन में एक ऐसा वक़्त निकालना है जिसमें हम अपने अंदर चल रहे विचारों को ऑब्ज़र्व करके ये जान सकें कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। कभी-कभी हमें लगता है कि हमारी लाइफ में कई सारी मुश्किलें हैं, लेकिन ये मुश्किलें सच में नहीं होती हैं। हम सिर्फ़ किसी भी नॉर्मल सी सिचुएशन के बारे में सोच-सोच कर प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमारी लाइफ में मुश्किलें नहीं आती हैं, लेकिन कभी-कभी जो है हम छोटी-छोटी बातों को भी मुश्किलों में परिवर्तित कर लेते हैं, क्योंकि हम उसके बारे में बैठकर नहीं सोचते। आपने देखा होगा कि आज से 10 साल पहले जो चीज़ आपको बहुत ही कठिन लगती थी, जैसे कि अपने घर से लेके अपने शहर के मेन बस स्टैंड तक जाना। जब आप 10 साल के थे तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा टास्क था और शायद अगर आपको ये टास्क दिया जाता तो आप चिंता से और ओवरथिंकिंग से घिर जाते। लेकिन समय के साथ-साथ जब आपका माइंड डेवलप हुआ तो आपके लिए ये अब एक टास्क नहीं है, एक प्रॉब्लम नहीं है, एक टेंशन नहीं है, ये एक बहुत ही ईज़ी टास्क है। तो ये कैसे हुआ? ये प्रैक्टिस के साथ हुआ जब आपने एक्सपीरियंस गेन किया। उसी तरह कभी-कभी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम उनको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उनके बारे में सोचते नहीं हैं, उनको ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स लगने लगती हैं। असल में ये प्रॉब्लम्स होती ही नहीं हैं। जब हम सेल्फ टॉक करेंगे तो पाएँगे कि हमारी आधे से ज़्यादा मुश्किलें तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती हैं, बस हम उन्हें बना लेते हैं बार-बार चिंता करके। अब हम ये तो जान चुके हैं कि दूसरे के इमोशंस को समझना कितना ज़रूरी है। अगर हम किसी के साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन करें, आपस में बातचीत करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। हमें हर किसी की बात को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें सामने वाले के लिए कोई भी जजमेंट नहीं रखनी चाहिए। और हमें एक अच्छा श्रोता बनने की, लिसनर बनने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि आजकल के ज़माने में सुनने वाले कम मिलते हैं, अपनी बात को बताने वाले तो सभी होते हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस आज के बच्चों में सेल्फ डाउट्स बढ़ते ही जा रहे हैं और वो डिप्रेशन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों को ये सिखाया तो जाता है कि आपको एग्ज़ाम में कैसे बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, लेकिन बच्चों को ये नहीं सिखाया जाता कि अपने जो सेल्फ डाउट्स हैं, उनको कैसे क्लियर करना है, खुद को एक्सेप्ट कैसे करना है। जहाँ पर हम खुद को बेहतर बना सकते हैं, वहाँ हमें खुद को सुधारते रहना चाहिए। नए-नए जो स्किल्स हैं, उन्हें सीखना चाहिए, खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए और हमेशा जो है खुद का जो वर्ज़न है, वो चेंज, इम्प्रूव, अपग्रेड करना है। लेकिन कुछ चीज़ों पर कभी भी हमारा बस नहीं चलता है। उन्हें वैसा का वैसा ही हमें स्वीकार करना पड़ता है। कुछ एजुकेटर्स इमोशनली लिटरेसी में काफ़ी इंटरेस्ट दिखाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिनको इनके बारे में पता ही नहीं है।
उन्हें ये तक नहीं पता कि इमोशनल लिटरेसी जैसी भी कोई चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। अभी कई सारा काम करना बाकी है। अगर इसके बारे में अभी अवेयरनेस नहीं फैलाई गई तो काफ़ी देर हो जाएगी। इंटेलेक्ट के साथ-साथ इमोशनल लिटरेसी पर भी काम करना बहुत ज़रूरी है और ये जितना बचपन से शुरू किया जाए उतना ही सही है। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके टीचर्स, आपके माता-पिता, आपके दोस्त इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं जानते हैं, तो आजकल यूट्यूब पर सोशल मीडिया पर अच्छी बातें, अच्छे एजुकेशन सेशंस हैं, जिनको आप सुन सकते हैं, बुक्स हैं, उनको पढ़ सकते हैं। आजकल बुक्स की अपेक्षा ये जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनकी अवेलेबिलिटी बच्चों के पास काफ़ी ज़्यादा है। तो आप खुद को सेल्फ एजुकेट कर सकते हैं और जब आप ये खुद समझ जाएँ, प्रैक्टिस करने लगें, तो अपने दोस्तों को भी समझा सकते हैं। क्योंकि हमारे जो माता-पिता होते हैं, कभी-कभी एक छोटे बच्चे को उन्हें समझाना मुश्किल होता है। आप कोशिश कर सकते हैं उन्हें समझाने की, अगर वो समझते हैं, तो आप उन्हें भी इस चीज़ से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। अपने उन दोस्तों को ख़ासकर इमोशनल इंटेलिजेंसी से रूबरू करवाएँ, जिन्हें देखकर आपको लगता है कि वो अपनी किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं या ऐसे को भी ज़रूर ये बताएँ जिनमें बहुत गुस्सा हो, जो इमोशनली बहुत परेशान रहते हों, खुद भी एजुकेट हों और दूसरों को भी करें। थैंक यू। आपको मेरा इस आज का सेशन कैसा लगा? ये मेरी एक बहुत ही छोटी-सी कोशिश थी इस पूरी बुक को एक्सप्लेन करने की। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे इससे ये फ़ीडबैक मिलेगी कि मेरा ये जो काम है आप लोगों को समझ आ रहा है, थोड़ा-सा आपको हेल्प कर रहा है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ऐसी ही कोई अगली वीडियो मैं आप लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो सकूँ। थैंक यू।